आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 में विज्ञान विषय में बल तथा दाब। तो इस वीडियो में हम आज केवल बल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बल क्या होता है इसको समझने के लिए हम इन पिक्चर्स को देखेंगे। जैसे इस पिक्चर में ये गोल को बचाता है एक खिलाड़ी, और इस पिक्चर में देखो हॉकी से खिलाड़ी जो है गेंद पर प्रहार कर रहा है, गेंद को दूर धकेल रहा है, और इसमें खिलाड़ी जो है गेंद को रोक रहा है। तो उसी प्रकार हमारे हर रोज़ जीवन में अनेक क्रियाकलाप होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये टेबल है। तो इसको देखेंगे, करेंगे। तो इस टेबल में क्या होगा, जैसे हमारे पास पहले नंबर पे है मेज़ पर पुस्तक रखी है, तो उसको गतिशीलता देना है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। तो या तो हम उसको धक्का दे सकते हैं, या उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं, या उठा सकते हैं। तो इसमें देखो कहीं अपकर्षण हुआ और अभिकर्षण भी हुआ है। अब अपकर्षण और अभिकर्षण का क्या मतलब है? तो अपकर्षण का मतलब है हम वस्तु को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और अभिकर्षण का मतलब वस्तु को दूर धकेल रहे हैं। ऐसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो हम धक्का देके भी खोल सकते हैं, खींच कर भी खोल सकते हैं दरवाज़ा। तो इसमें भी अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों क्रियाएं हुई हैं। फिर उसके बाद है कुएं से बाल्टी अगर पानी की निकालते हैं तो हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं रस्से को, तो खींचना इसमें आ जाएगा। और खींचने में क्या कौन सा बल लगा? अपकर्षण बल, यानी वस्तु को हमने अपनी तरफ खींचा। ऐसे ही खिलाड़ी किक मारता है फुटबॉल को, तो उसको धक्का देता है वो, और इसमें अभिकर्षण बल, धक्का देना। ऐसे ही बल्लेबाज जो है क्रिकेट का गेंद पर बैट से प्रहार करता है, तो उसको धक्का देता है, तो वो भी अभिकर्षण बल। लदी हुई गाड़ी चलाना, जो बैलगाड़ी होती है, बैल उसको खींचते हैं या आदमी उसको अपनी तरफ खींचता है, तो खींचना उसमें आ जाएगा, और खींचने में क्या होगा? अपकर्षण बल। तो इस तरह से हम कई बार वस्तुओं को खींचते हैं, कहीं धकेलते हैं। तो अब बल की परिभाषा क्या होगी? तो विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, धक्के का मतलब है अभिकर्षण, या खिंचाव, खिंचाव का मतलब अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं वस्तुओं को दी गई गति क्या करेगी? वस्तुओं को दी गई गति उसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। तो वस्तुओं में जो गति दी जाती है वो बल के द्वारा ही लाई जा सकती है। तो इसमें देखो वस्तुओं में दी गई गति जो है बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है? तो ये देखते हैं हम कि वस्तु पर बल कब लगता है। तो इसमें देखो वस्तु पर बल कैसे लगता है। बल जो है अन्य क्रिया है, अन्य क्रिया के कारण लगता है। अन्य क्रिया क्या होती है, अब देखते हैं। तो इनमें देखो पिक्चर्स में, इसमें इसने धक्का लगाया कार को, इसमें ये लड़की एक दूसरे को धकेल रही हैं, ये एक दूसरे को लड़कियां खींच रही हैं, और ये आदमी और जो गाय हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब इनमें देखो, इन उदाहरणों में हमने क्या देखा कि इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुएं अन्योन्य क्रिया
उनके बीच में होनी चाहिए, दो वस्तुएं होनी चाहिए कम से कम, और उनके बीच में अन्य क्रिया होनी चाहिए। यानी वस्तुएं जो हैं एक दूसरे को या तो खींच रही हों या एक दूसरे को दूर धकेल रही हों, तो तभी उनके बीच में बल लग सकता है। तो इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही बल लगता है। तो अन्योन्य क्रिया क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर बल लगाना, चाहे वो खींचें चाहे उसको धकेलें। तो बलों की खोजबीन, अब बलों की खोजबीन करते हैं हम। अब इसमें देखो पिक्चर में दो बच्चे इकट्ठे मिलके एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं और बॉक्स आगे जा रहा है, और दूसरी पिक्चर में एक तरफ से एक बच्चा बल लगा रहा है और दूसरी दिशा में दूसरा बच्चा बल लगा रहा है। तो इसमें बॉक्स को धकेलने में दिक्कत आ रही है। तो इसका क्या कारण है? इससे हम समझते हैं कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। यानी जब हम एक ही दिशा में बल लगाते हैं, दो बच्चे अगर एक ही दिशा में बल लगाएंगे तो वो दोनों बल जुड़ जाएंगे और किसी भी वस्तु को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। लेकिन यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो जो कुल बल होगा वस्तु के ऊपर वो उन दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। यानी उन दोनों के बलों को घटाव करना पड़ेगा। तो जैसे इस पिक्चर में देखो, एक तरफ बच्चे लड़के खींच रहे हैं रस्सी को, दूसरी तरफ लड़कियां खींच रही हैं, और लेकिन जो बीच में रस्सी है वो अपनी उसी स्थिति पर लगी हुई है। अब बल तो दोनों लगा रहे हैं लेकिन दोनों का बल जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, जिसके कारण उनका कुल बल जो है वो 0 हो जाता है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो बल की प्रबलता प्रायः उसके परिमाण के ऊपर निर्भर करती है कि बल कम है या ज़्यादा है। अब बल के बारे में बताते समय हमें उसकी दिशा का भी उल्लेख करना होता है। यानी हमें बल के बारे में ये भी बताना होता है कि वस्तु के ऊपर बल किस दिशा में लगा है। तो बल ये याद रखनी है हमने बात की, बल को दिखाने के लिए हमें बल का परिमाण भी पता होना चाहिए और उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम, जो बल है वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो ये कैसे होगा देखें। जैसे ये बच्चा है, ये हाथ के साथ गेंद को रोक रहा है। पहले गेंद बड़ी तेज गति से आती है और वो हाथ के साथ लग के एकदम से विराम अवस्था में आ जाती है। तो देखो इसने इसकी गति में परिवर्तन कर दिया, यानी हाथ ने जो है बल के साथ गेंद की गति में परिवर्तन कर दिया। अब ये बच्चा है, ये इस टायर को डंडे की सहायता से इसके ऊपर बल लगा रहा है और इसकी गति और तेज होती जा रही है। तो अब हम इससे क्या पता लगा हमें, तो इनसे हमें पता लगा कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा गति बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाएगी। यानी जिस दिशा में वस्तु जा रही है अगर उसी दिशा में उसके ऊपर बल लगाएंगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी। और यदि बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में लगाएंगे तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। फिर उसके बाद है, अब ये तो था बल का परिमाण, यानी बल की हमने देखा भी किस दिशा में लगाया। अब बल की दिशा भी हम बदल सकते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, जब गेंद सीधी आती है और उसके आगे हाथ हमने कर लिया तो
गेंद जो है हाथ से टकराकर बिल्कुल उसी दिशा में वापस चली जाती है। और यहाँ पे देखो, गेंद अगर किसी कोण पे वस्तु से टकराती है तो वो भी दूसरे कोण पे दूसरी तरफ चली जाती है, यानी उसकी दिशा बदल जाती है। तो किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी हम वस्तु की गति में परिवर्तन कहेंगे यदि या तो उसकी गति कम या ज़्यादा हुई या उसकी दिशा बदल गई, तो हम कहेंगे कि वस्तु की गति में परिवर्तन हुआ है। तो अब गति अवस्था और विराम अवस्था क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गति अवस्था वो होती है जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदल लेती है, यानी कुछ समय पश्चात वस्तु कहीं होती है और कुछ समय पश्चात दूसरे स्थान पे चली जाए, तो वो गति अवस्था होती है। और विराम अवस्था कौन सी होती है, जब वस्तु काफ़ी समय तक एक ही स्थान पे पड़ी रहे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अब जो बल है वो किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। तो हमने पीछे देखा कि बल गति की अवस्था में परिवर्तन करेगा, यानी बल के द्वारा हम गति कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और उसकी दिशा भी बदल सकते हैं वस्तु की। लेकिन अब हम देखेंगे कि बल द्वारा हम वस्तु की आकृति भी बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास है ये टेबल, इसमें देखो, इसमें एक प्लेट में गूंदा हुआ आटा, अगर हम आटा गूंदा हुआ है और उसको हाथ के साथ बल लगाते हैं तो उसकी जो है आकृति है उसमें बदलाव आ जाता है। तो इसमें देखो, बल का प्रभाव गति की अवस्था में परिवर्तन, गति की अवस्था में परिवर्तन, यानी आटा जो है वो थाली में है तो थाली में ही पड़ा, तो उसमें परिवर्तन गति की अवस्था में तो हुआ नहीं, लेकिन उसकी आकृति बदल गई है। फिर उसके बाद साइकिल की गद्दी के ऊपर बैठे हैं जैसे कोई, तो उसमें जो नीचे स्प्रिंग होते हैं वो फैल जाते हैं। तो जो बल है उसके कारण उसकी गति अवस्था में तो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। उसी प्रकार रबड़ बैंड है, जो ये रबड़ है, इसमें इसको अगर हम खींचें तो इसमें की आकृति में बदलाव आ जाता है। और इसी प्रकार इसमें भी जो स्केल है इसमें भी बदलाव आया उसकी आकृति में। फिर उसके बाद देखते हैं हम, अब देखो बल लगने के कारण क्या क्या होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो ऊपर जितने भी क्रियाकलाप किए हैं हमने उनसे समझा कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है, किसके द्वारा, बल के द्वारा। और बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को की चाल में परिवर्तन लाया जा सकता है, यानी उसकी चाल को कम किया जा सकता है या उसकी दिशा बदली जा सकती है। यानी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है बल के कारण, और बल के कारण ही वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। इनमें से कुछ अन्य प्रभावों को उत्पन्न किया जा सकता है। तो बल क्या कर सकती है, किसी की गति अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, किसी की विराम अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं और आकृति बदल सकते हैं। फिर उसके बाद हम बल देखेंगे कौन कौन से होते हैं। एक तो संपर्क बल होते हैं। संपर्क बल का मतलब वो होता है कि जैसे पेशीय बल है। पेशीय बल क्या होता है, ऐसा बल जो जंतुओं या मनुष्य की मांसपेशियों द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हो, इस चित्र में क्या है, या
जब हम वस्तु को धकेलते हैं, धक्का लगाते हैं या किसी वस्तु को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो वो कार्य कैसे होता है, यानी वहाँ से वो बल कहाँ से लगता है, तो वो बल लगता है हमारी मांसपेशियों से। तो मांसपेशियों के कारण जो बल लगता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं। तो इसमें भी देखो चित्र में जो बैल है ये, तो बैल जो है बैलगाड़ी के ऊपर बल लगा रहे हैं, इसको आगे धकेल रहे हैं, तो ये पेशीय बल है। फिर उसके बाद है, तो ये संपर्क बल आता है। तो क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जाता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल का मतलब जब हम किसी को वस्तु को छू कर उसके ऊपर धक्का या लगाएं या उसको अपनी तरफ खींचें। और संपर्क बल में घर्षण बल भी आता है। घर्षण बल क्या होता है, तो घर्षण बल जो है वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के कारण जो है घर्षण बल होता है। जो किसी वस्तु को जब गति करती है कोई वस्तु, तो वो दोनों सतहों के बीच में लगने वाला बल जो होता है घर्षण बल होता है। और घर्षण बल के कारण ही जो है कोई भी वस्तु है, जैसे फर्श पे गेंद लुढ़क रही है तो वो कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाती है, तो वो घर्षण बल के कारण ही होती है। तो घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और उसकी दिशा जो है गति की विपरीत दिशा होती है। जिस दिशा में गति कर रही है वस्तु, उसके उल्टी दिशा में घर्षण बल लगता है। घर्षण बल दो सतहों के बीच में संपर्क के कारण लगता है, इसलिए घर्षण बल जो है संपर्क बल का उदाहरण है। तो दो तरह के बल जो होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल, जो है संपर्क बल हैं। अब असंपर्क बल, तो असंपर्क बल क्या होंगे, ऐसे बल जैसे चुंबकीय बल है। कौन सा बल, चुंबकीय बल। अब ये देखो ये चुंबक रखा है, अब इसमें ये एक उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। तो जब हम उत्तरी ध्रुव के पास दक्षिण ध्रुव लेके आते हैं, तो ये अपने आप ही दूसरा चुंबक इसकी तरफ अपने आप ही खींचा आता है बिना संपर्क हुए, या इसको ये दूर धकेल रहा है बिना संपर्क किए, बिना छुए, तो ये असंपर्क बल है। तो इसमें देखो जब एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क किए में आए ही बल लगा सकता है, तो चुंबक द्वारा लगाए गए बल को असंपर्क बल का उदाहरण है। फिर है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल, ये देखो इसमें देखो जब हम, ये हमारे पास स्ट्रॉ होता है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का पाइप होता है उसे स्ट्रॉ बोलते हैं। तो अगर हम इसको कोल्ड ड्रिंक के पाइप को इसको एक को तो लटका दिया हमने धागे के साथ, और दूसरे स्ट्रॉ को हमने कागज़ के ऊपर रगड़ा और उसके पास लेके आते हैं, तो बिना छुए एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं ये, तो ये इनके बीच में एक बल लगता है, जिसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो एक आवेशित बल किसी दूसरी अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल जो है स्थिर विद्युत बल कहलाता है। तो वस्तुओं के संपर्क में न होने के पर भी ये बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर विद्युत बल जो है असंपर्क बल का एक उदाहरण है। फिर उसके बाद है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है अगर हम ऊपर की तरफ फेंकें, या पेड़ से जैसे फल तोड़ते हैं तो फल नीचे की तरफ गिरते हैं, पत्तियां नीचे की तरफ गिरती हैं, यानी सभी चीज़ें जो हैं धरती की तरफ आती हैं। तो वस्तुएं पृथ्वी की ओर ही गिरती हैं क्योंकि उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है पृथ्वी। तो इस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। तो यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है, चाहे कोई भी वस्तु इस धरती पे है, तो चाहे हमें जानकारी हो ना हो, लेकिन वो बल लग रहा है। जैसे जब भी हम नल चलाते हैं तो पानी नीचे की तरफ ही आता है, कभी अपने आप ऊपर नहीं उठता, या पानी धरती की ओर नीचे की तरफ ही बहता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नदियों का पानी नीचे की ओर बहता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है एक असंपर्क बल है जो हमेशा लगता रहता है। तो इस वीडियो में हमने आज
इतना ही पढ़ा, बल के बारे में पढ़ा। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें, क्योंकि इसमें आपको विज्ञान की और मैथ की बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।